आई लव मोहम्मद के नाम पर जो एक तरीके से अचानक से सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, हिंसा हो रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? किसी भी चीज को रोकथाम की जिम्मेवारी किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेवारी? स्टेट गवर्नमेंट की। तो उस आधार पर तो कांग्रेस की सरकार थी, भागलपुर दंगा हुआ तो फिर सरकार ही उसके जिम्मेदार हो गई। तो सरकार चली गई हम लोगों की। यहाँ तो इस सरकार में तो इतना संवेदनहीनता है कि कोई फिर अपने दुष्कर्म के लिए माफी भी मांगने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर तो वर्तमान हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जानकार हैं, बिहार के इशूज उठा रहे हैं, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन पहले विधानसभा में अपनी 2-4 जगह बना लें, कहीं पहुंच जाएं, तब भी सीरियसली लेता है ना कोई किसी पार्टी को। अभी आप सीरियसली नहीं लेते। तो कोई नहीं लेता है। एक चीज ये कहा जाता है कि प्रशांत किशोर ने कई मुद्दे उठाए, खासतौर से भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के। उसमें जेडीयू के मंत्री भी हैं, बीजेपी के भी मंत्री हैं। नीतीश जी पता नहीं किसके दबाव में ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। अभी तो पूरा बीजेपी के दबाव में चलते हैं। बीजेपी ने उनको कठपुतली बना के रखा है। मैं जिस घर पे अभी बैठा हूँ, रास्ते में आ रहा था तो मुझे गाड़ियों का लंबा सा काफिला नजर आया। कई लोगों की भीड़ लगी थी। ये टिकट के दावेदारों की भीड़ है। और जिनके साथ हम अभी बैठे हैं उनका नाम है अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी। अखिलेश जी, सवेरे से मजमा लग जाता है। सवेरे से तो करीब 60-70 गाड़ियां, 100 के करीब गाड़ियां हुई। आपकी गली में जगह नहीं। नहीं तो जो कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, जो पार्टी सीकर्स हैं, तो आखिर वो कहाँ जाएं? हम ही लोग के यहाँ आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ जाएंगे, प्रभारी से मिलेंगे। तो ये सब तो अनवरत चलता है। क्या चल रहा, देखिए पिछले अगर 2-3 दिनों का अगर पॉलिटिक्स के ऑप्टिक्स को देखें महागठबंधन के, तो आपकी वर्किंग CWC हो गई एक्सटेंडेड। फिर देखा हमने राहुल गांधी तेजस्वी EBC के लिए संकल्प पत्र। तेजस्वी यादव को हमने देखा कि वो भी महिलाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। आप भी थे मोतिहारी में, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी हमने देखा महिलाओं के साथ। एक पोस्टरिंग लग रही है कि हम साथ साथ हैं। अंदर में क्या है, हम हैं साथ साथ की कुछ है? नहीं, बिल्कुल साथ साथ हैं। महागठबंधन में के सभी, खाली दलों का नहीं बल्कि सबका दिल मिला हुआ है और प्रायः एक निश्चित संख्या पर लोग पहुंच गए हैं। और जैसे ही इलेक्शन का घोषणा होगा, आप देखिएगा कि महागठबंधन के सभी नेता सीटों का बंटवारा करके मैनिफेस्टो सब घोषणा हो गया। लग रहा माइंड गेम चल रहा है। महागठबंधन में जो अलायंस पार्टनर है, कांग्रेस कह रही कि भैया पिछली बार हम 70 पे लड़े तो हम उतने ही पे लड़ेंगे। स्ट्राइकिंग रेट वैसा रहा नहीं। उसके बाद जो RJD का ये कहना है कि भाई हम उतनी सीटें किसी सूरत में नहीं दे सकते। मुझे लगता है आप सब में सहमति है कि लेफ्ट फ्रंट को हम ज्यादा दें। और एक नई एंट्री जो आपके यहाँ आ गई है वो VIP मुकेश सहनी की। तो कांग्रेस जो 70 थी वो कहाँ तक नीचे जाएगी? जैसा कहा जा रहा है कि RJD देने को तैयार नहीं। देखिए, RJD को भी थोड़ा नीचे आना पड़ेगा अगर उनको एकोमोडेट करना है। कांग्रेस को भी थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, तभी एक नई पार्टी को आप एकोमोडेट कर पाइएगा उसमें। लेकिन ये बहुत बड़ा कोई समस्या है नहीं। अगर सामंजस्य बैठता है, और बैठाना ही पड़ेगा, तो थोड़ी थोड़ी सीटें कम करके VIP को एकोमोडेट करे आदमी। और लेफ्ट को भी ज्यादा दें। लेफ्ट कोई बहुत ज्यादा सीटें नहीं मांग रहा है। उसमें थी पिछली बार CPI ML कुछ ज्यादा सीटें चाहता है, तो उनका भी हो ही जाएगा एडजस्टमेंट। ऐसा है नहीं कि वो लोग कोई इधर उधर करने वाले हैं। पिछली बार अगर देखिए तो आप 19 सीटों पे जीते, 44 पे आप नंबर 2 थे। 63 सीटें तो ऐसी ही हो गई। तो क्या आप 63 से भी नीचे चले जाएंगे? उसके बाद भी एक चुनाव हुआ है। 2019 के चुनाव में मदन मोहन झा जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। ये नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा था, मैं भी कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा था। 2020 में जो चुनाव हुआ उसमें जरूर हम लोगों की सीटों की संख्या कम हुई। लेकिन अगर आपको ठीक से याद होगा तो 2019 में जहां RJD एक भी सीट लोकसभा में नहीं जीत पाई थी, हम 1 सीट जीते थे। और 2019 में 9 सीट लड़े थे। 2024 में भी मेरा जो अध्यक्षता का काल था उसमें भी 9 सीट हम लड़े थे। तो जहां 19 में 30 लाख कुछ वोट आया था, मेरे समय में 40,82,000 वोट, 10 लाख से ज़्यादा वोटों का इजाफा हुआ। और परसेंट में लीजिएगा तो जहां 7% वोट था वहां 9.2% वोट बढ़ा। सीटों की संख्या अगर आप करेंगे तो जहां 1 सीट 2019 में थी वहां 3 सीट हुई।
तो हम 9 सीट लड़के 3 सीट जीते और राष्ट्रीय जनता दल 22-23 सीट लड़के 4 सीट जीता। मतलब स्ट्राइक रेट तो मेरा बेटर है। मतलब आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में आपका स्ट्राइक रेट बेटर है, Obviously, विधानसभा में अगर हुआ था। विधानसभा में हम लोग कमजोर थे, तो पर उस वो बात कह को देंगे स्वीकार कि करने तो में वो कह कोई देंगे कि नहीं। पिच तो विधानसभा का है, वो कहेंगे आरजेडी वाले। तो लास्ट चुनाव तो लोकसभा का हुआ है। देखिए ये कोई बात नहीं है स्ट्राइक रेट और ये सब। ऑब्वियसली राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, उनका जनाधार बड़ा है, तो उनको दिल बड़ा करना पड़ेगा। सभी दलों को एकोमोडेट करना है, महागठबंधन बना है, तो कांग्रेस की वाजिब सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए, लेफ्ट की वाजिब सीट लेफ्ट को मिलना चाहिए। वीआईपी को एडजस्ट करने में सभी पार्टियों को थोड़ा थोड़ा अपने सीटों से कटौती करनी चाहिए। प्रोपोर्शनेट लेवल पे सीटों की संख्या कम करके उनको एकोमोडेट करना, यही तो है ना। जो बताया गया कि भाई आरजेडी कह रहे हैं 50+ जो पिछली बैठक हुई थी, तो आप 50+ के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है क्या? नहीं, अब वहाँ क्या बात होती है उसका निश्चित उत्तर हम आप यहाँ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम उस बातचीत में शामिल नहीं रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है ठीक से, लेकिन इतना मालूम है हमको, कांग्रेस के जो लोग भी बात करते हैं, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। एक चीज़ और भी कही जा रही है, और ये सवाल मैं आप ही से पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ही का एक बयान आया। ये कहा जा रहा है कि चूंकि राहुल गांधी से उस दिन जब आप थे तब भी जो यहाँ के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उनसे भी सवाल पूछा गया, राहुल गांधी से भी सवाल पूछा गया, सीएम फेस की हम बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को आप सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित करते हैं, जबकि तेजस्वी ने दोनों हाथ से कहा कि राहुल जी हमारे पीएम कैंडिडेट है। उसमें क्या हिच है? ये कोई हिच नहीं है। राहुल जी लीडर ऑफ ओपोजिशन है, वहाँ देश के लेवल पे कांग्रेस बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक रूप से जब सरकार बनेगी तो कांग्रेस का बनेगा, और राहुल जी सर्वमान्य नेता हैं तो वो बनेंगे। यहाँ पे तेजस्वी जी की पार्टी बड़ी है, वो ज़्यादा सीट पर लड़ते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा आती है, तो यहाँ भी मुझे कोई नहीं लगता कि कोई दूसरा उम्मीदवार है, यहाँ भी वही बनेंगे। समय की बात है, एक जिस समय सीटों का बंटवारा होगा उस समय ये अनाउंस हो जाएगा। तो जो बात आपकी बात बिल्कुल सही है, कल को अगर महागठबंधन की सरकार बनती तो ऑब्वियसली तेजस्वी यादव ही नेचुरल चॉइस हो। पिछली बार भी थे। तो ये कहने में जनता के सामने में हिच क्यों? तो अब माने आज के बजाय हाँ, दशहरा के बाद ही अगर हो जाए तो इसमें कोई परेशानी क्या है प्रेस और मीडिया को? ना हमें कोई परेशानी नहीं है। नहीं, ये तो इधर कोई ज्यादा परेशानी है नहीं, यही होना है, यही होगा। आप खुल के ये बात कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम फेस हैं, तो और कोई चॉइस दूसरा नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब महागठबंधन में चुनाव लड़ना है तो महागठबंधन का तो लीडर वही है। अभी भी एक जो कमेटी उसको हेड कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव ही, कोऑर्डिनेशन कमेटी, और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं वो। इसके पीछे तो हमको कोई गेम दूसरा दिखता मतलब है नहीं। एक गेम ये बताया जा रहा है कि जैसे ही आप ऑटोमेटिकली तेजस्वी यादव को सीएम फेस करते हैं तो फॉरवर्ड कास्ट के जो लोग हैं ना वो थोड़े से बिदक जाएंगे, उनका वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस चाहती है कि सबको साथ लेके चले, इस वजह से फिर महिलाओं को लेकर भी ये कहा जा रहा है, एक परसेप्शन बनाया गया है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, क्या ये वजह हो सकती ऐसा है? मैं नहीं मानता हूँ कि कोई महिलाएं हों या अपर कास्ट हो। अब पहले वाला थोड़े, अब अगड़ा पिछड़ा की राजनीति से बिहार में राजनीति आगे निकल गई। जो लोग भी ये बात नहीं समझ रहे हैं, अब अगड़ा पिछड़ा मुद्दा नहीं है यहाँ। अब मुद्दा है कि बिहार को कैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा किया जाए, कैसे पलायन रुके, कैसे रोजगार बढ़े, कैसे बेरोजगारी कम हो। अब ये सब बड़ा बड़ा मुद्दा है। कितना दिन अगड़ा पिछड़ा का लड़ाई बिहार में चलता रहेगा? और कौन दल है अभी जहाँ मतलब अगड़ी बिरादरी को आगे करके चुनाव लड़ रहा है? कोई तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कमोबेश वही स्थिति है। नीतीश कुमार जी खुद भी पिछड़ी जाति से आते हैं, जो उस गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो ऐसा कौन कहाँ कुछ अब ये रह गया? अगड़ा पिछड़ा इतिहास हो चुका। प्रशांत किशोर तो वर्तमान है, बाल काल में है ना प्रशांत किशोर जी। अभी उनकी पार्टी का कितना दिन हुआ? 1-2 साल हुआ है। 3 साल से तो यात्रा कर रहे हैं। 3 साल से यात्रा कर रहे हैं। पहले विधानसभा में अपनी 2-4 जगह बना लें, कहीं पहुंच जाएं, तब भी सीरियसली लेता है ना कोई किसी पार्टी को।
अभी आप सीरियसली नहीं लेते? तो कोई नहीं लेता है। मेरी बात आप छोड़ दीजिए, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जानकार हैं, बिहार के इशूज उठा रहे हैं, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन जो राजनीतिक स्थिति है, ग्राउंड पे जो स्थिति है, यहाँ सीधी लड़ाई, कोई तीसरा एंगल बन नहीं रहा है। लड़ाई है महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में, कोई तीसरा एंगल है ही नहीं। मैं भी बहुत दिन से राजनीति करता हूँ, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सब का अनुभव है, कई चुनाव लड़े, जीते हारे। तो उस आधार पर मैं कह रहा हूँ 90 के बाद से बिहार में जो राजनीतिक परिदृश्य बना है, उसमें एक तरफ लालू जी का गठबंधन रहता है, दूसरी तरफ उनको हराने वाला गठबंधन या उनसे लड़ने वाला गठबंधन रहता है। एक चीज़ ये कहा जाता है कि प्रशांत किशोर ने कई मुद्दे उठाए, खासतौर से भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के। उसमें जेडीयू के मंत्री भी हैं, बीजेपी के भी मंत्री हैं, बीजेपी से भी आर.के. सिंह ने, जेडीयू से नीरज कुमार उनके प्रवक्ता है, ये सब बात। लेकिन इस मामले पर ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस इसको छू नहीं रही कि भाई प्रशांत ने उठाया, हमें क्या नहीं, लगे। कांग्रेस पार्टी, आप कैसे कहते हैं, मैं एक टीवी इंटरव्यू में गया था, टीवी 9 या किसका था मुझे याद नहीं है, ताज होटल में, और वहाँ किसी ने कहा, किसी एंकर ने, कि अभी अशोक चौधरी जी होंगे। अशोक चौधरी जी आए थे। मैं 4 बार पूछा, अशोक चौधरी पर जब 200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो पहले उसको बताना चाहिए। और नीतीश जी भी, शायद पहले वाले नीतीश जी रहते तो 2 मिनट में बर्खास्त कर देते। नीतीश जी पता नहीं किसके दबाव में ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। पहले वाले और अब नए वाले, मतलब अभी वाले में क्या है? अभी तो पूरा बीजेपी के दबाव में चलते हैं। बीजेपी ने उनको ऑलमोस्ट कठपुतली बना के रखा है। ये सब बात तो आप लोग कई सालों से कह रहे हैं। नहीं, कई सालों से नहीं कर रहे, मैं इधर ही कर रहा हूँ और इसी चुनाव में कर रहा हूँ। इसके पहले मैं कभी इस तरह का बयान नहीं दिया हूँ। नीतीश कुमार, रेलवे में एक दुर्घटना हुई, तुरंत उन्होंने इस्तीफा किया। मोरलिस्टिक ग्राउंड पर उनकी एक पहचान थी, जो अब शायद खत्म हो रहा है। इतना बड़ा यहाँ क्राइम सेंटर बन गया पटना, गुंडा राज कायम हो गया। नीतीश कुमार ये सब नहीं देख सकते थे। और मैं देख रहा था कल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड, 53,000 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं उनके इस रिजिम में, माने उनके जो राजपाट में, जो शायद यूपी के बाद यही सबसे बड़ा नंबर है। ये बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, मतलब जेडीयू के अंदर से भी तेजस्वी यादव ने भी कहा, मैं उपेंद्र कुशवाहा को भी सुन रहा था, कि सही समय है कि नीतीश जी अपने बेटे निशांत को भी पॉलिटिक्स में लॉन्च करें। आप इस राय से सहमत हैं? नहीं, देखिए, अब बेटे को लाना चाहते हैं तो उसको कौन रोक सकता है, और सबका स्वागत है, गुड विशेज है। लेकिन ये डिसीजन तो फिर उनका डिसीजन है, उनके पुत्र का डिसीजन है। लेकिन हम लोगों को आपत्ति क्यों हो सकती है इस बात पे? अगर निशांत आके ज्वाइन करते हैं, राजनीति को अंगीकार करते हैं, तो स्वागत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो 10,000 रुपये दिए गए माफ करिएगा, मुख्यमंत्री रोजगार योजना में, वो एक टर्निंग पॉइंट है। और अब चुनाव खत्म हो चुका है, जैसे ही वो महिलाओं के खाते में गया 75 लाख, तो चुनाव लॉक हो गया है। क्योंकि यही स्कीम महाराष्ट्र में रही हो, मध्य प्रदेश में रही हो, झारखंड में हेमंत सोरेन का था। उनका कहना है ये गेम चेंजर है, और अब चुनाव बचा उचा नहीं। पंकज जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बिहार को अच्छी तरह से समझते हैं। कब तक मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से राजनीति होता रहेगा बिहार में? मैं जहां दिल्ली में रहता हूं, वहां से 100 गज की दूरी पर नीति आयोग का दफ्तर है, 11 तालकटोरा रोड से। तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। और हर 3 महीना 6 महीना में हर राज्यों का डेवलपमेंटल रिव्यू उनका आता है। इस बार का अगर आपने रिव्यू देखा होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में, जबकि बिहार पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1, 2, 3 अग्रणी राज्य बिहार था जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। चाहे वो हटिया का कारखाना हो, रांची बोकारो का कारखाना हो, बरौनी का कारखाना हो, ये सब पहली पंचवर्षीय योजना से दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगे। इस बार इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैं देख रहा था 28 बड़े राज्यों में बिहार 28वें स्थान पर नीति आयोग की रिपोर्ट रही था। शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया भर के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। और आज जिस तरह से पलायन हो रहा है छात्रों का, जो वेल ऑफ फैमिलीज हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं,
वो सीधे बाहर भेजते हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या उच्चतर उसका शिक्षा। जवाब ये लोग देते हैं कि लालू राबड़ी राज में ना बिहार डॉक्स में चला गया था, ये 20 साल हो गया इस राज का। तो धीरे धीरे कर अब रहे हैं लालू लोग। राज का क्या मतलब है, क्या रिलेवेंस है? जो 20 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ इस बार वोट करेगा। 18 साल जब आपने बना दिया तो अब पीछे क्यों लौटना चाहते हैं? हम तो ये आपको बोल रहे हैं कि शिक्षा में भी 28 बड़े राज्यों में हम 28वें स्थान पर चले गए, स्वास्थ्य सेवा में भी हम 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर चले गए। तो बिहार के साथ ये कैसा नाइंसाफी हो रहा है? आप जिस इलाके से आते हैं या फॉर दैट मैटर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई हर जगह चीनी मिल हुआ करता था, और श्री बाबू के हुकूमत में 27% चीनी बिहार नेशनल किटी में देने का काम करता था, दूसरा बड़ा राज्य था चीनी उत्पादन में। और वही बिहार ये 20 साल के राज्य में, 20 साल के हुकूमत में, जिसको डबल इंजन की सरकार कहा करते हैं लोग, 2% से नीचे चला गया और प्रायः सभी चीनी मिलों के चिमनी से धुआं निकलना बंद हो गया। तो अब तो यही स्थिति देखेगा ना, सबसे ज्यादा पलायन नौजवानों का बिहार से हुआ है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में है और सबसे ज्यादा बेरोजगार देश में बिहार में है। ये आई लव मोहम्मद के नाम पर जो एक तरीके से अचानक से सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, हिंसा हो रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? इसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? राज्य सरकारों की। राज्य सरकारों की। हाँ, लेकिन सड़क पे कोई आकर जबरन प्रदर्शन भी करना भी क्या उचित है? कानून हाथ में लेना? नहीं, कानून में हाथ में लेना बिल्कुल ही उचित नहीं है, लेकिन जहां का आप बात किए वहां किसकी सरकार है? इन तीनों राज्यों में तो बीजेपी की सरकार। बीजेपी की ही सरकार है, तो उनको रोकना चाहिए, कानून का राज चलने देना चाहिए। किसी भी चीज को रोकथाम की जिम्मेवारी किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेवारी? स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये काम तो फिर यह जो एक्यूजेशन है, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये तो उन्हीं के मत है। तो उस आधार पर तो कांग्रेस की सरकार थी, भागलपुर दंगा हुआ तो फिर सरकार ही उसके जिम्मेदार हो गई। तो सरकार चली गई हम लोगों की, हम लोग सत्ता से बाहर हुए। हालांकि राजीव जी ने माफी मांगी जाके, जो कुछ भी हुआ वो गए थे वहां। यहाँ तो इस सरकार में तो इतना संवेदनहीनता है कि कोई फिर अपने दुष्कर्म के लिए माफी भी मांगने को तैयार नहीं है, उसको भी जस्टिफाई किया जाता है। ये स्थिति कभी नहीं रही कांग्रेस सरकारों में। फिर आपको लगता है महागठबंधन में सीटों का बंटवारा ठीक ठाक हो जाएगा? ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी जैसे बीते सालों में एक ऐसे मौके आए जब कांग्रेस को अलग चुनाव लड़ना पड़ा? ऐसी नौबत नहीं आई? मैं दूर दूर तक इस ये को नहीं देखता हूँ। इसे आप रूल आउट कर रहे हैं? रूल आउट कर रहा हूँ। अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि भले ही अभी थोड़ा बहुत जब 3-4 स्टेक होल्डर होते हैं तो बर्तन घर में जो है वो खटपट होता है, लेकिन आखिर में महागठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सीटों का फार्मूला भी तय हो जाएगा।